सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सेतु प्रकाशक द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार राजू शर्मा की पांडुलिपि मति भ्रम को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी के विशिष्ट रचनाकारों में एक राजू शर्मा अपने समय और समाज को गहरी प्रतिबद्धता से रेखांकित करते हैं। और प्रदान करते हुए अमिता पांडे सेतु प्रकाशन पांडुलिपि पुरस्कार जो आज मिला है, लेखक राजू शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर कि आए और सभी जिनका वक्तव्य आपने सुना है उसके उपरांत अपनी लेखिका टिप्पणी दे। लेखक एक जगह लिखते भी हैं कि पूर्ण स्थितिवादी या पर्याप्त खतरनाक और बागी, कोई उद्घोषक नहीं हूँ और कोई सूचक नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं बतौर इस उपन्यास के लेखक और सेतु पांडुलिपि पुरस्कार के पुरस्कृत किताब के लेखक के तौर पर आपको आमंत्रित कर रही हूँ आपके लेख की टिप्पणी के लिए। राजू शर्मा जी। आपने तो मुझे चकित कर दिया। मैं सोच रहा था कि तो ममता जी हैं, थोड़ा वक्त मिलेगा। बहरहाल आदरणीय ममता जी, मंच पर सभी विद्वजन और मित्र और दोस्त, यूं मैं, चूंकि मुझे कोई आदत नहीं है वक्तव्य देने की, तो मैं कुछ लिख के लाया कि मैं बहक न जाऊं या मूड की तरह से खड़ा ना रहूं। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि कुछ चीजें जो मैं कहना चाह रहा था वो ऑलरेडी छीन ली। संजीव जी ने कॉपी एडिटर की जो बात कही और लंबाई की बात कही, उसका कुछ जो मैंने लिखा नोट बनाए थे उसमें आता, उन्होंने छीन लिया। हमारे अखिलेश जी ने प्रहलाद की बात करके उसका जिक्र छीन लिया। रवीन जी ने डिस्टोपिया और 1984 की बात की, वहां तक तो चलिए मैं मान लेता हूँ। उन्होंने एल्डस हक्सली की भी बात कर डाली, तो वो छीन लिया उन्होंने। तो मेरे पास बचा ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी को किसी तरह से तोड़ मरोड़ के मैं कुछ कहूँगा। शुरुआत में मैं सेतु प्रकाशन को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके जितने भी साल वो माने वो हैं, 2 साल के, 3 साल के या 5 साल के, जैसे भी हैं वो बड़े प्रिय हैं। और जिस तरह की काम आप कर रहे हैं, जिस तरह के सेतु आप बना रहे हैं नई दिशाओं में, और जिस तरह की नींव आप रख रहे हैं, उसको आप, जहां तक मेरी बात है, मेरी उम्र के लोगों के लिए ये न केवल प्रीतिकर है, बल्कि ये विश्वास जगाता है कि हमारे विशाल सभ्यतात्मक देश में कितने भी चाहे स्याह और डरावने बादल मंडराते दिखें, जो दिख रहे हैं देश के केंद्र में, लेकिन दूर दराज में यहाँ और वहाँ बहुत से महत्वपूर्ण जतन हैं जो सही हाथों में हैं और जो बेहद अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूँ प्रकाशन जगत का, और लेकिन इधर के जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है, जानता हूँ, आपके प्रकाशन की जब सूची मैं देखता हूँ और किसी भी जगह जहाँ पे आपका किताबों की एक स्टॉल होता है, आज भी मैंने उसको देखा, तो एक बहुत ही सुकून और खुशी मिलती है और बड़ा अच्छा सा लगता है। मुझे बड़ा फुल महसूस मैं करता हूँ कि
कुछ अच्छाइयाँ अभी सुरक्षित हैं और बची हुई। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद कि आप कायम रहें, जो कर रहे हैं वो करते रहें दूने जतन के साथ और पूरे विश्वास के साथ। आप कई नए तरह के प्रतिमान बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। यूं तो मैं जब बात हुई कि क्या मुझे भी बोलना है, मैंने एक संकेत देने की कोशिश की थी अमिताभ जी को कि भाई मुझे रहने दें या मैं केवल जल्दी से आके और हेलो कह के और बैठ जाऊं, या क्या मेरा चेहरा ही दिखाना काफी नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ अजीब सा मुंह बनाया। और वैसे भी मुझे जो मैंने इसमें लिखा है वो ये लिखा है कि समीकरण के लिहाज से भी ये नियम औचित्यपूर्ण लगता है कि यदि कोई नॉवेलिस्ट 450 पन्नों का उपन्यास लिखता है जिसमें 2,25,000 शब्द है, जो कि वर्ड काउंट कहता है, तो मंच से उसे 225 शब्द से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि उन्होंने मुंह बनाया था तो मध्य मार्ग मैंने अपनाने के लिए कुछ लिखा और कई चीजें आप लोगों ने छीन ली मुझसे, लेकिन मैं चाहे इसमें दोहराव कई जगह सार्थक भी हो जाता है, तो ये तो जरूर है कि हमारे देश और समाज के बारे में सोचते हुए वर्ष 2014 एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में अपरिहार्य है देखना। और ये काम देश और सत्ता ने आसान इसलिए इस तरह भी बना लिया है कि एक तरफ 2014 के पश्चात का काल है जिसके साथ जुड़ा है प्राचीन और 1000 साल पहले तक के भारतवर्ष और उसके गौरव और विश्व गुरुता का पूरा हिसाब किताब, और दूसरी तरफ एक नीरस असफल राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के लिए अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण 1947 से 2014 का कार्यकाल है, जिसके साथ उपनिवेश का पूरा काल जुड़ा है और उसके पहले का 1000 साल का दास्ता का काल जो प्रमुखतः मुगल काल है। और ये जो दो काल बन गए हैं, इसने जो फाट पैदा कर दी है वो एक तरह से योगेंद्र यादव जिस शब्द का पिछले चुनावों के दौरान बड़ा इस्तेमाल करते थे, कॉमन सेंस, जो कॉमन भाव है उसमें घुस गए। दूसरा बिंदु जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा वो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 50 साल का वक्त गुजरा जिसमें लोकतंत्र गहरा हुआ, उसके साथ अनेक तरह की धाराएं आई, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब से नवउदार नीतियां और लोकतंत्र के बीच में गठबंधन की एक स्थिति बननी शुरू हुई, तो वहां से एक 20 साल पहले एक काल शुरू हुआ जिसने एक नए जीव को जन्म दिया जिसे पॉपुलिस्ट लीडर का नाम दिया जाता है, जो कि जिसके बारे में अब तमाम कम से कम 4-5 पुस्तकें बल्कि 8-10 पुस्तकें आ चुकी हैं। अनेक देश उसमें शामिल हैं जिनके बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं और इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। और उनमें यूएस के ट्रम्प हैं, फिर पोलैंड है, हंगरी है, रशिया तो पहले से ही था और अब भारत भी एक प्रमुख देश के रूप में उसमें शामिल हो गया, टर्की है। तीसरा बिंदु जो मैं महज रेखांकित करना चाहूंगा वो ये है कि इस नए प्रकार का जो एक तंत्र है जिसे पॉपुलिज्म, लोक लुभावन
लीडर्स वगैरह तमाम तरह के नामों से पुकारा जाता है, एक अनेक प्रकार की विडंबनाएं इसमें प्रकट हो रही हैं, विरोधाभास। जैसे ये सब जानते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र और आज़ादी के हर सूचकांक में हम भारी गिरावट देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम काफी गर्व के साथ कहते हैं कि देश जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक तरफ ज्ञान और विज्ञान का खुला अतिक्रमण होता है और दूसरी तरफ हम मानते हैं, और ऐसा मेरे हिसाब से तो मैंने कभी कोई उदाहरण नहीं देखा जिसमें देश अपने आप को प्रेजेंट करता है कि भाई हम विश्व गुरु है, प्लीज आप मानिए कि हम विश्व गुरु हैं। उसी तरह से जैसे गांधी जी, अंबेडकर को, सुभाष बोस को, सरदार पटेल को हिंदुत्व की सोच के कर्णधार बनाने की पूरी बात होती है और ये सारी चीजें कही जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये ख्याल जो कि भारत में जिसने जगह पाई कि पुतिन साहब रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कितने बेचारे हैं कि उनको मजबूर होना पड़ा कि वो यूक्रेन पे आक्रमण करे, इसलिए वो दया कर रहा था। ये सारी चीजें अब आइडियोलॉजी के स्तर पर और आर्गुमेंट, बहस के स्तर पर अपनी जगह मजबूत बना चुकी है। या ये कि जितना मजबूत लीडर होगा उतना ही असुरक्षित देश होगा। जो व्यक्ति किसी दमन की सूचना पुलिस को या तंत्र को देता है वही उसका परिचालक है और एफआईआर उसके खिलाफ कायम होती है, वो जेल चला जाता है। एक तरफ हम लगभग विकसित हो चुके हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग फ्री राशन पा रहे हैं, जिसे के किस्म की ग्रोथ भी कहा जाता है। जो मुझे लगता है जो प्रस्थान बिंदु है वो ये नहीं है कि विडंबना, विरोधाभास, पैराडॉक्स ये वर्तमान या हाल के तंत्र की उपज है, देन है, गुण है। ये विद्रूप, इस तरह की विसंगतियां हजारों साल से रही हैं, नहीं तो कबीर उलटबासियां नहीं लिखे होते। जो नूतन चीज मुझे नजर आती है, नई चीज, और इसका कारण मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी भी है, जिसे पोस्ट ट्रुथ की दुनिया कहा जाता है, जिसे मैं डिल्यूजन की, मतिभ्रम की दुनिया कह रहा हूं। वो ये है कि ये जो विडंबनाएं हैं, विरोधाभास हैं, ये सामूहिक, तांत्रिक, संरचनात्मक और नसों में शामिल हो गए संरचना के। ये उसकी बुनियाद, उसके अणु परमाणु, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हो गए हैं, उसके गठन बन गए हैं, उसका पदार्थ हो गए। मार्क्सवाद में कुछ चिंतक हैं, पोस्ट मार्क्सिस्ट चिंतक हैं, जिन्होंने फ्रॉइड की सोच का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल अनकॉन्शियस का एक कॉन्सेप्ट रखा, राजनीतिक अचेतना का आइडिया। इसी तर्ज पर शायद संभव हो कि एक विश्लेषण राजनीतिक मतिभ्रम हो सकता है जो एक तांत्रिक या एकाधिकारी की व्यवस्था के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। तो उसी क्रम में मैंने हक्सले की बात नोट की थी, और मेरा विचार ये है रवीन जी की बात को आगे ले जाते हुए कि ऑरवेल उतने सच साबित नहीं हुए 1984 में, हक्सले जरूर ज्यादा सच्चे साबित हुए। और हम, लगता है हमारा समाज या हमारा दुनिया और देश उससे आगे जा रहा है, क्योंकि हक्सले ने जो कंसीव किया था वो हेडोनिज्म को, कि लोग बिल्कुल अजीब तरह से उन्माद की स्थिति में, खुशी की स्थिति में रह रहे हैं, तो ड्रग्स की उन्होंने सोचा था कि लोगों को इस तरह के औषधि दी जाएगी, कोई ड्रग दिया जाएगा। लेकिन अब तो लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, और मतिभ्रम स्वतः स्फूर्त और स्वतः जनित किस्म की स्थिति पा चुका है। इसके अलावा एक बात और मैंने लिखी थी, मैं इसीलिए कह दूं कि मेरे उपन्यास में बहुत फैलाव है, जाहिर है, कहीं जरूरी है, कहीं गैर जरूरी है, बहुत से चरित्र है, सबकी कथाएं हैं, तंत्र है, नेतृत्व है, तंत्र के नट और बोल्ट के निरूपण हैं,
सत्ता के आचरण की कथाएं हैं, लेकिन जो मर्म है, और ये बात छीन ली मुझसे अखिलेश जी ने, वो मूल ये है कि कथा का एक पात्र प्रहलाद है, जो नायक का विश्वास पात्र अर्दली है, सेवक है। उसके लिए उसका जो बॉस है शील, वो पिता तुल्य है, सब कुछ है, जिनके लिए वो जान देने के लिए हमेशा तैयार है। इतना भावात्मक रिश्ता। ये व्यक्ति प्रहलाद कैसे और क्यों सामूहिक तांत्रिक मतिभ्रम की हवा में विवश हो जाता है कि उसके मन का हर तंतु खिलाफत कर रहा है कि वो अपने अफसर की रक्षा करे, उसे प्यार करे, लेकिन उसकी जगह वो विवश होकर उसकी हत्या करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है? और चूंकि ये एक त्रासदी है, तो उसका अनावरण मुझे लगता है कि इस नॉवल में का लक्ष्य था। और मैंने यहाँ लिखा है संजीव जी कि अगर बेहतरीन विलक्षण नॉवेलिस्ट होता तो ऐसी कथा को 200 अथवा 250 पृष्ठों में लिखता। यह मेरा अनाड़ीपन है कि इस मूल को कहने में मुझे उसके दूने शब्द लगे। ये आपसे ये पहले की लिखी हुई चीज है। मुझे लगता है कि इतने ख्यालों को सामने रखने के बाद मैंने अमिताभ जी को सेटिस्फाई कर दिया है, और अब इसको आगे खींचना न केवल गैर वाजिब और अनाधिकृत है, बल्कि छोटा मुंह बड़ी बात भी होगी। यूं भी चूंकि हम बहुत प्रचुरता शब्दों की हमारे समाज में, हमारे देश में ज्यादा है, तो अल्पभाषिता स्वयं में एक सार्थक चीज है। वैसे भी मेटा नॉवल की बात प्रवीण जी ने कही, तो मैं निबंध उपन्यास का भी एक की दलील दे सकता हूँ। यूं भी पिछले सालों में पुलिस महकमे जिस तरह की चार्जशीट बना रहे हैं, वो उपन्यास सरीखी हैं। हमने दिल्ली के चार्जशीट से उनको पढ़ा है। मैं तो इन चीजों में इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो उनको कहीं से उतार के पढ़ता भी हूँ। 5000 पृष्ठों की होती हैं, वो उपन्यास की तरह है। तो मेरे ख्याल से वक्त की मांग ये भी कही जा सकती है कि उपन्यास को अब चार्जशीट की तरह निर्मित किया जाना चाहिए लेखक के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि वो चार्जशीट किसके नाम से जारी करे। मैं इस मजाक के साथ फिर से चयन समिति को, सभी सम्मानित लोगों को बहुत शुक्रिया कहता हूँ। इसने अच्छे शब्द मेरे लिए प्रयुक्त किए कि मुझे शर्म सी आ रही है। मैं फिर से इस अनोखे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अमिता जी को और अमिताभ को शुक्रिया कहता हूँ और साधुवाद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।